Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी एंड गवर्नेंस परस्पेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ अबाउट गवर्नर्स ऑफिस. वेल, गवर्नर के बारे में आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. So these days, even I think always the office of governor stays in news for some reason or the other. Now, इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, देयर आर मल्टीपल स्टेट्स जहाँ पे गवर्नर की रोल, गवर्नर के पावर, उनकी डिस्क्रिशन को लेकर बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, पॉलिटिकल डिबेट्स और लीगल डिबेट्स चलती आ रही हैं फॉर डिकेड्स. सो दिस इज़ लाइक ऑब्वियस और इसीलिए मेंस में क्वेश्चंस भी यहाँ से डायरेक्टली आते हैं अबाउट गवर्नर्स ऑफिस, द रोल ऑफ गवर्नर्स ऑफिस एंड द डिबेट अराउंड इट. रिसेंटली अगर हम देखें तो देयर इज दिस थिंग गोइंग ऑन इन झारखंड वेयर झारखंड्स गवर्नर इज हैविंग दिस प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस ओवर द सीएम्स हेमंत सोरेन्स पॉसिबल. सो उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ MLA एज अ MLA विच रिजल्टेड फ्रॉम एज अ रिजल्ट ऑफ पोलिटिकल अनसर्टेनिटी, बट अभी तक उनको लेकर, उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर झारखंड के गवर्नर की तरफ से दिस अ प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस. तो ये भी एक फ्यूल बनता है इस डिबेट के अंदर फॉर द करंट टाइम इफ़ यू टॉक अबाउट. एंड तमिलनाडु में देखा जाए तो तमिलनाडु में तो डेडलॉक चल रहा है बिटवीन द गवर्नर RN Ravi एंड द तमिलनाडु गवर्नमेंट इटसेल्फ ओवर असेंटिंग द नीट एग्जेम्पशन बिल जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है. तो ये भी एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे टसल चल रही है बिटवीन द गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द स्टेट. सो इस टसल की वजह से ये जो गवर्नर्स ऑफिस है ये आए दिन न्यूज़ में रहता है. सो दिस बिकम्स वेरी पर्टिनेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जब गवर्नर की पोस्ट बनाई तो उन्होंने क्या इन्विजन किया and what powers have been specifically granted to the office of governor and the lieutenant governor in our constitution and what was the vision to that. तो वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं. हम यहाँ पे समझिए ये एक जनरल डिस्कशन वीडियो है, एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड वीडियो है, ये पॉलिटी की क्लास नहीं है. हालांकि पॉलिटी की क्लास में आप बहुत डिटेल में गवर्नर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट में जानते हैं. हम यहाँ पे एक एडिटोरियल के बेसिस के ऊपर गवर्नर ऑफिस की डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नर ऑफिस की जो पोस्ट है ये आई कैसे. हाउ डिड द पोस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफिस कम अबाउट. अब देखो 1858 में जब इंडिया ब्रिटिश क्राउन इंडिया को एडमिनिस्टर कर रहा था तो उस टाइम पे जो क्राउन था, तो क्राउन के लिए जो अलग अलग स्टेट्स थी, जो प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस में प्रोविंशियल गवर्नर्स थे और वो प्रोविंशियल गवर्नर्स क्राउन के एजेंट के जैसे एक्ट करते थे. दे यूज टू फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नर जनरल. ठीक है, तो ये 1858 से ये चीज़ चल रही थी कि क्राउन है, गवर्नर जनरल है और जितने भी अलग अलग प्रोविंसेस हैं वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं जो कि उनके एजेंट के जैसे काम कर रहे हैं. एंड ओवर द फॉलोइंग डिकेड्स हमारा जो जब इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट भी आता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, ताकि जो गवर्नेंस है वो बेहतर हो पाए, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए. एंड अल्टीमेटली जब हम देखते हैं कि 1858 से लेकर जितने भी रिफॉर्म्स होते हैं all of them were culminated in Government of India Act 1935. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप यही देखते हो कि इससे पहले 1919 में रिफॉर्म्स होते हैं. सो मेनी रिफॉर्म्स हैपेंड, सो मेनी डिमांड्स वर कमिंग, बट अल्टीमेटली ये सभी चीज़ें गवर्नेंस को लेकर जो अच्छा एक्ट बनकर आता है दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि 1937 में इन्फोर्स में आता है. एंड इट ब्रिंग द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि इससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आती है, जिसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मेजर 6 प्रोविंसेस थी वहाँ पे कमांड संभालते हैं. तो ये जो 1935 का लॉ है एंड गवर्नर वॉज नाउ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. इससे पहले गवर्नर जनरल जो था, क्राउन जो था, उसके एजेंट थे, लेकिन 1935 के बाद जो गवर्नर्स थे दे हैड टू वर्क इन अकॉर्डेंस टू द एड ऑफ मिनिस्टर्स.
जो एडवाइस जो मिनिस्टर्स दे रहे हैं एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, उसके बेसिस पे गवर्नर एक्ट करता था। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल पावर्स, कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर को दी गई थी। 1935 एक्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गया, जिसके बाद जब इंडिपेंडेंस होती है एंड उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947 अडैप्ट किया जाता है एंड द मेजर फीचर्स कम फ्रॉम द 1935 एक्ट एंड इसीलिए जो गवर्नर की पोस्ट थी उसे रिटेन किया जाता है, लेकिन जो फ्रेजेस थी इन हिज डिस्क्रिशन, एक्टिंग इन हिज डिस्क्रिशन, एक्सरसाइजिंग हिज इंडिविजुअल जजमेंट, इनको हटा दिया गया। तो मतलब जो पोस्ट ऑफ गवर्नर है इट वाज एक्सटेंसिवली डिबेटेड इवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि उन्होंने भी डिसाइड किया था कि भाई इसको रिटेन करना है, लेकिन इसका जो रोल था, जो ब्रिटिश एरा में जो रोल था वैसा रोल नहीं होगा, इसके रोल को थोड़ा सा रीओरिएंट हमें करना पड़ेगा। गवर्नर की पोस्ट रखनी है, लेकिन ब्रिटिश एरा के कंपैरिजन में जो रोल है उसे हमें रीओरिएंट करना होगा। सो इसीलिए हमारी जो पार्लियामेंट्री और जो कैबिनेट सिस्टम है गवर्नेंस का, वो अडॉप्ट किया गया एंड देन द गवर्नर वॉज इन्विजन टू बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम है, तो उसमें गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, ये पोस्ट, ये इन्विजन करके गवर्नर का रोल बनाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसे लेकर बहुत डिस्कशंस हुई, इस पोस्ट को बहुत डिबेट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि भाई इस पोस्ट के, गवर्नर पोस्ट के क्या एस्पेक्ट्स होंगे। तो पहली डिबेट जो थी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट वाज अराउंड द इशू ऑफ कि जो गवर्नर होंगे वो इलेक्टेड होंगे या नॉमिनेटेड होंगे। ईदर द गवर्नर वुड बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। अब ये जो चीज़ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 154 और 155 में इंश्राइन की गई है और कहा गया है कि गवर्नर इज टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर को नॉमिनेट किया जाता है। कौन नॉमिनेट करता है? इट इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट। एंड लेकिन फिर राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये क्वेश्चंस हुए कि जो नॉमिनेटेड गवर्नर होगा दे कुड बी इम्पार्शियल, कि इसे लेकर बिस्वानाथ दास जो कि एक मेंबर थे फ्रॉम उड़ीसा, ही एक्सप्रेस्ड हिज एप्रीहेंशन। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि किस तरह वो गवर्नर जिसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट कर सकती है विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये किस तरह होगा कि जो नॉमिनेटेड गवर्नर है वो इम्पार्शियल तरीके से एक्ट कर रहा है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू वॉज इन द डिफेंस ऑफ नॉमिनेटेड गवर्नर एंड उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्टेड गवर्नर होगा दे कुड फ्यूल द सेपरेटिस्ट प्रोविंशियल टेंडेंसीज, कि वो जो सेपरेटिस्ट प्रोविंशियल टेंडेंसीज उसको फ्यूल अप कर सकता है। एंड ही सेड दैट कि अगर गवर्नर नॉमिनेटेड है सो देन द गवर्नर वुड बी डिटैच्ड फिगर, जो कि पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर होगा, जिसका पॉलिटिकल टेंडेंसीज जो हैं वो नहीं होंगी। इसे लेकर अंबेडकर ने भी क्वेश्चन पूछा कि क्यों गवर्नर की जो पोस्ट है वो ऐसा लग रहा है कि ये प्योरली ऑर्नामेंटल है। रोल अगर देखें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का है, तो इस ऑर्नामेंटल पोस्ट के लिए मनी स्पेंड की जाएगी फॉर द इलेक्शन, ऐसा ना हो, क्योंकि इस पोस्ट के पास उतना डिसिसिव रोल नहीं है जो कि लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करे। सो देयरफॉर देयर शुड नॉट बी एनी मनी वेस्टेड ऑन द इलेक्शन ऑफ द गवर्नर, इट शुड बी नॉमिनेटेड। तो एक डिस्कशन तो उसके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होने के ऊपर भी हुई और अंत नतीजा ये निकला जो आप आर्टिकल 154 और 155 में देखते हैं, दैट गवर्नर इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। फिर दूसरा क्वेश्चन जो रेज हुआ दैट वाज अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर, कि गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दी जाए या ना दी जाए। करंटली आर्टिकल है 163, लेकिन जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था तब 143 आर्टिकल था, बट राइट नाउ इट इज़ 163, जिसमें ये कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर एज द हेड, दे विल एड एंड एडवाइज गवर्नर इन कैरिंग आउट हिज फंक्शन। गवर्नर अपने फंक्शंस को जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसमें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
जो स्टेट हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, उनकी एड और एडवाइस के ऊपर अपने फंक्शंस को कैरी आउट करेगा, except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them with his discretion. कि सिर्फ उन केसेस को छोड़ के जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को ये फंक्शन देता है, ये डिस्क्रिशन देता है कि वो कुछ एस्पेक्ट्स में खुद फैसला ले सकते हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी डिसीजन गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, उनकी एड और एडवाइस पे ही करेगा। अब इस डिस्क्रिशन वाले क्लॉज के ऊपर बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे असेंबली में जिन्होंने अपने कंसर्न्स रेज किए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब आप गवर्नर में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स वेस्ट कर रहे हैं, देयर इज नो सेंस कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ही सेड कि जो आर्टिकल 143 है, जिसमें डिस्क्रिशन का जो क्लॉज था उस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड रखा गया था कि बाकी सब तो एड एंड एडवाइस पे होगा, पर देयर विल बी सर्टेन थिंग्स जहाँ पे गवर्नर अपनी जो डिस्क्रिशन है उसे यूज़ कर सकता है। तो ये डिस्क्रिशन से जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये इसकी कॉन्ट्रेरी नहीं है। सो ये जो डिस्क्रिशन है, इट इज़ वेरी लिमिटेड। दिस इज व्हाट इज स्टेटेड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अपार्ट फ्रॉम दिस, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें, सो मेंबर्स ने एक और डाउट रेज किया कि जो गवर्नर है उनको एम्पावर किया जा रहा है टू आस्क चीफ मिनिस्टर टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन, स्टेट में क्या किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, किस तरह अफेयर्स से डील हो रहा है, उसे लेकर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को बोलेगा कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इट विल गिव प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेचर एज वेल। तो बेसिकली दिस आर्टिकल एम्पावर्ड द गवर्नर टू आस्क चीफ मिनिस्टर फॉर रिकन्सिडरेशन एज वेल। अगर चीफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है और वो गवर्नर के पास गया है उसे पास करने के लिए, तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को रिकन्सिडरेशन के लिए बोल सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि भाई ये जो पावर है कि गवर्नर कैन आस्क चीफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर हिज डिसीजन, हिज और हर डिसीजन, तो ऐसे केस में गवर्नर को ये पावर मिल रही है दैट दे कैन इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ कैरिड आउट बाय स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इसे लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने ये क्लियरली कहा कि इस नोशन को आप मिस्टेकन ले रहे हैं। इस आर्टिकल में ये नहीं कहा कि गवर्नर मिनिस्ट्री को ओवररूल कर सकता है। इसमें ये कहा गया है कि गवर्नर की जो यहाँ पे ड्यूटी है दैट इज़ ऑफ एडवाइजिंग एंड वार्निंग मिनिस्टर्स, अगर उनको लगता है कि कोई भी इस तरह का डिसीजन लिया गया है विच इज़ कम्प्लीटली अननेसेसरीली और फंक्शनली, तो ऐसे केस में गवर्नर का यहाँ पे एक तरह का एडवाइजिंग और वार्निंग जैसा रोल आता है कि वो उनको रिकन्सिडर करने के लिए बोल सकते हैं। अब अगर हम पास्ट ट्रेंड देखें तो बहुत सारी स्टेट्स में गवर्नमेंट्स ने बार बार ये डिसकंटेंट दिखाया है कि भाई जो गवर्नर है वो उनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब इस तौर पे तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर और रूलिंग गवर्नमेंट के बीच में बहुत बार ये चीज़ें सामने आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बार लिखा गया है कि भाई कि टू रिकॉल द गवर्नर, एंड देयर आर सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन किरण बेदी वाज सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ पुडुचेरी ऑल्सो। तो ये जो चीज़ है कि गवर्नर कैन आस्क फॉर रिकन्सिडरेशन, इससे इंटरफेरेंस क्रिएट हो सकती है। ये हम आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स कंप्लेन करती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की ये विजन थी कि नहीं भाई, इससे गवर्नर का जो एडवाइजरी रोल है कि वो वार्न कर सकते हैं मिनिस्टर्स को कि भाई ये जो आपने डिसीजन लिया इसकी ज़रूरत नहीं है, या अननेसेसरी है, ये ठीक नहीं है, तो उसके लिए वो रिकन्सिडरेशन के लिए बोल सकते हैं। देन देयर वाज वन मोर डिस्कशन अबाउट द प्रोविजंस टॉक अबाउट गवर्नर्स रोल। So the other important provision which defines the governor's role state that the governor appoints chief minister after an election. Governor chief minister को appoint करता है election के बाद, governor council of ministers को appoint करता है on the advice of CM after the elections. तो एक तो ये power है कि appointment कौन कर रहा है, governor कर रहा है। Also governor can summon, they can prorogate, they can dissolve the legislative assembly। पढ़ते हैं हम इसके बारे में, वो summon करते हैं, prorogue करते हैं, dissolve करते हैं। So by convention, so he does this on the advice of council of ministers। जो assembly में जिनका confidence होता है, जो power में होते हैं, उनकी advice पे ये सब किया जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि सब कुछ कैसे होगा on the aid and advice of council of ministers।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है एम पूंचीज कमीशन। जब भी सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात आती है पूंची कमीशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कि पूंची कमीशन रिपोर्ट में ये पॉइंट आउट किया गया था कि जो डिस्क्रिशन है गवर्नर के पास, इट हैपन्स ओनली फॉलोइंग द काउंसिल्स एडवाइस, सो इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर काउंसिल ने के पास असेंबली का कॉन्फिडेंस नहीं है तो हर एक बिल जो भी असेंबली में पास होता है वो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस हैं, या तो वो बिल को असेंट दे दे, साइन कर दे, क्लियर कर दे, या फिर अपना असेंट विदहोल्ड कर रहे, या फिर वो बिल को रिजर्व कर ले कि भाई मुझे प्रेसिडेंट के साथ कंसिडर करना है इस बिल को, या फिर वो लेजिस्लेचर को वापस भेज दें कि भाई प्लीज़ रिकंसिडर करो। आया बिल, असेंट दे दिया, कुछ नहीं किया, ना लेजिस्लेचर को वापस भेजा, ना असेंट दिया, ना प्रेसिडेंट को भेजा, कुछ नहीं किया, उसे कहते हैं विदहोल्ड दी असेंट। या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेचर में भेज दिया। ये कुछ ऑप्शंस गवर्नर के पास होते हैं। गवर्नर अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है। अभी लेजिस्लेचर के ऊपर है कि उनको वो जो अमेंडमेंट सजेस्ट की गई हैं उसे कंसिडर करना है या नहीं। लेकिन अगर उन्होंने बिना कंसिडर किए वापस भेज दिया एक्ट, वापस भेज दिया बिल, तो ऐसे केस में गवर्नर अपना असेंट विदहोल्ड नहीं कर सकता। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं व्हेन इट कम्स टू गवर्नर्स रोल। सो एज द रोल फॉर लेफ्टिनेंट गवर्नर, आर्टिकल 239 में देखें तो ऐसी स्टेट्स जो कि यूटीज़ हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू एडमिनिस्टर करता है, विच इज़ अपॉइंटेड बाय हिम एंड इज़ गिवन स्पेसिफिक डेजिग्नेशंस। तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल आ जाता है। तो देर आर सम यूटीज़ जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, जैसे कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वहाँ पे इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। सो इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, he also acts on the advice of Council of Ministers except on the subjects of police, public order and land। जब भी देखो दिल्ली की बात होती है तो एनसीटी दिल्ली का आर्टिकल 239 AA जो 1991 में इंसर्ट किया गया था, यू रीड अबाउट दिस इन योर पॉलिटी क्लास एंड यू नो कि जो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का जो इशू है उसमें दिल्ली गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन इश्यूज़ को छोड़ के बाकी सभी इश्यूज़ के ऊपर गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं दिल्ली की, उनकी एड एंड एडवाइस के ऊपर वर्क करता है। बट लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन व्हेन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। तो जिसकी वजह से मिनिस्टर्स के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। अगर ऐसा है तो उस केस में दे कैन कंसल्ट दी प्रेसिडेंट। तो ये कुछ इश्यूज रहते हैं व्हेन इट कम्स टू द रोल ऑफ गवर्नर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से गवर्नर के रोल को इंटरप्रेट किया है? तो देखिए, ये जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं इसे सुप्रीम कोर्ट में पहले डिस्कस किया गया है, जहाँ पे रोल ऑफ गवर्नर पहली बार क्वेश्चन किया गया था आफ्टर दी 1952 इलेक्शंस। अनडिवाइडेड मद्रास में जो इलेक्शंस हुए थे, जिस टाइम पे जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट थी उनको इग्नोर किया गया था। दे क्लेम दैट दे आर द पार्टी विद मेजॉरिटी, एंड उस टाइम के जो गवर्नर थे दे इन्वाइटेड कांग्रेस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड जिसकी वजह से बहुत सारे सेवरल स्प्लिट्स होते हैं, डिफेक्शंस होते हैं, दैट वाज द एंटायर सीन। जिसके बाद पहली बार गवर्नर के रोल को डिस्कस किया गया। 1967 में भी गवर्नर की पोजीशन को लेकर बहुत डिबेट्स चलती हैं आफ्टर द 4th जनरल इलेक्शन। तो कांग्रेस 8 स्टेट्स में हार जाती है एंड दे रिटेन इट इनटू द सेंटर, तब भी डिस्कशंस होती हैं। 1975 में इमरजेंसी की डिक्लेरेशन के बाद भी तमिलनाडु के अंदर भी हमें प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज होता है, तो उसे लेकर भी दोबारा ये सारी कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो रेज किए जाते हैं। सो वी कीप ऑन सीइंग दैट कि लगातार जो रीजनल पार्टीज़ हैं जो कि फ्रेजाइल अलायंसेस बनाती हैं ताकि उनकी गवर्नमेंट बने इनटू मेनी स्टेट्स, तो ऐसे केस में गवर्नर्स को बुलाया जाता है टू एक्ट ऑन देयर डिस्क्रिशन कि किस तरह की पार्टिसनशिप हो रही है। तो इस तरीके से बार बार इस रोल को यहाँ पे रेज किया जाता है। सो कॉलिंग फॉर प्रेसिडेंट रूल बाय गवर्नर ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस बन गई थी इन द स्टेट्स, एंड 100 टाइम्स 1994 के पहले स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। सो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 9 बेंच जजमेंट आती है, वर्डिक्ट आता है इन द आर बुमाई केस, जिसमें कहा गया कि भाई जो प्रेसिडेंट रूल लगता है इट विल ओनली बी अप्लाइड इन द केस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी।
R. Bommai was chief minister in Karnataka and his government was dismissed. और ये डिसमिसल किया गया कि दे हैव लॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज स्केल डिफेक्शंस। तो उस टाइम के गवर्नर ने आर बोमाई को अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपना मेजॉरिटी टेस्ट करें इन असेंबली। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फ्लोर ऑफ असेंबली है इट शुड बी ओनली द फोरम जहाँ पे मेजॉरिटी को टेस्ट किया जाए, और इसके बेसिस पे ही गवर्नर डिसाइड करेगा। गवर्नर अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं करेगा कि भाई मुझको नहीं लगता कि तुम्हारे पास बहुमत है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तो आप अब से सीएम नहीं है। ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो आपकी असेंबली का फ्लोर है वहाँ पे कॉन्फिडेंस मोशन देखा जाएगा एंड उसी के बेसिस पे गवर्नर अपना डिसीजन देगा। फिर ऐसी एक और जजमेंट आती है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दे शैल एग्जीक्यूट देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो कि उनको दी गई है, विच इज़ इन अकॉर्डेंस टू द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस को छोड़कर, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो गवर्नर हो, दे हैव टू एक्सरसाइज देयर पावर अंडर द एड ऑफ एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। फिर अरुणाचल प्रदेश से बहुत बड़ी एग्जाम्पल सामने आती है 2015 में, when governor acted without the advice of CM and he advanced the assembly session, जिसमें कि स्पीकर रिमूवल का जो एजेंडा था उसको लिस्ट किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर समन कर सकता है हाउस को, प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, बट ओनली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। अपनी मर्जी से गवर्नर ना तो समन कर सकता है, ना ही प्रोरोग कर सकता है, ना ही डिसॉल्व कर सकता है। तो उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट ने, हम देखते हैं कि टाइम एंड अगेन बार बार हाईलाइट किया है कि गवर्नर की जो डिस्क्रिशन है ना, जहाँ पे वो अपने खुद डिस्क्रिशन से एक्ट कर सकते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड है। और उस लिमिटेड एरिया में भी उनका जो चॉइस ऑफ एक्शन है, इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, इट शुड नॉट बी फैंसीफुल, इट मस्ट बी अ चॉइस ऑफ डिक्टेटेड बाय रीजन, और बहुत ही गुड फेथ और टेम्पर बाय कॉशन के साथ जो है वो अपना डिसीजन आना चाहिए, कि बहुत ही लिमिटेड स्कोप है फॉर द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर। अब इसे लेकर लास्टली हमारे पास कुछ कमीशंस हैं जिन्होंने गवर्नर के रोल किस तरह का है उसे सजेस्ट किया। जैसे कि सरकारिया कमीशन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि it would not be desirable to appoint a governor who is the member of ruling party at the center, और स्टेट में अगर ऑपोजिशन पार्टी है तो दे सेड दैट कि जो गवर्नर अपॉइंटी है दे शुड बी डिटैच्ड आउटसाइडर, दे शुड नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर पार्टी एंड अ पर्सन ऑफ एमिनेंस इन द सेम वॉक ऑफ लाइफ, दे शुड बी कम्प्लीटली डिटैच्ड आउटसाइडर। फिर पूंची कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि जो गवर्नर है दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, they have to act in terms of devoid of any political consideration, and they kept on pointing out कि जो independence जो actions की है state legislature के अंदर, the political executive would be shielded from the political will of union government by the use of governor. So इसीलिए हम देखते हैं कि गवर्नर, ये इशू बार बार रेज हो रहा है, that the governor is acting more of an agent of the center rather than the constitutional head of the state. तो जो रीसेंट कंट्रोवर्सीज़ हैं, अगर इस तरह क्वेश्चन कभी भी आता है तो रीसेंट कंट्रोवर्सीज़ जो गवर्नर की पोस्ट को लेकर हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए आप इसे एनालाइज करेंगे कि क्या गवर्नर एजेंट ऑफ स्टेट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है। तो ये किस तरह से होगा, तो इसमें यू शुड यूज़ द करंट रीसेंट कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्विंग द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन इंडिया। So I guess that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.